प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राज्य सरकार में राज्य की कार्यपालिका। पिछले वीडियो में अपने विधानसभा के कार्य शक्तियां पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख या वैधानिक प्रमुख कहो या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल पद की योग्यताएं और राज्यपाल को किस स्थिति में पद से हटाया भी जा सकता है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था राज्यों में भी अपनाई गई है, संस्थात्मक शासन व्यवस्था राज्यों में भी अपनाई गई है, जिसमें कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रमुख मंत्रिपरिषद के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के हाथ में कार्यपालिका की बागडोर होती है। तो केंद्र में जो पद राज्यपाल का है, राष्ट्रपति का है, वो राज्य में राज्यपाल का है। संवैधानिक प्रमुख केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख वैधानिक प्रमुख कहो या संवैधानिक प्रमुख कहो, कौन है? राज्यपाल है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में शासना अध्यक्ष और राष्ट्र अध्यक्ष अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रकार राज्याध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। और राज्य में शासन करने वाला शासनाध्यक्ष मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल होती है, राज्य की मंत्रिमंडल होती है। तो इसमें देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 से 162 तक, अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, उनकी शपथ, उनको हटाना, इससे लेकर के उनके अधिकार शक्तियां तक वर्णन भारतीय संविधान में किया गया। अनुच्छेद 153 से 62 तक। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना या होगा, एक राज्यपाल होगा। यह भारतीय संविधान में विशेषता थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 1956 के अंदर एक संविधान संशोधन करके यह बात जोड़ी गई थी कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। एक साथ में दो राज्यों की राज्यपाल के रूप में कार्य संभाल सकता है। मूल भारतीय संविधान अनुच्छेद 153 के अंदर यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 1956 के अंदर किए गए संविधान संशोधन के अनुसार एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें देखो, नियुक्ति प्रक्रिया क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति यानी अनुच्छेद 155 में नियुक्ति प्रक्रिया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए की जाती है। लेकिन जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति को 5 साल के लिए राज्यपाल नियुक्त कर दिया और उनको 5 साल से पहले नहीं हटाया जा सकता। नहीं, वो राष्ट्रपति के पद प्रशांत ही अपने पद पर रहता है। यानी राष्ट्रपति की जब तक इच्छा रहेगी तब तक ही वो अपने पद पर बना रहेगा। तो 5 वर्ष के लिए की जाती है। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होकर के क्या होती है? नियुक्ति होती है। नियुक्ति होती, निर्वाचन नहीं होता है। अब देखो, शपथ। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, या इनकी गैर हाजिरी में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। ये ध्यान रखना। राज्यपाल पद के लिए योग्यता यानी राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उनके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता के अंदर अपन ने लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद सबकी योग्यता पढ़ी। तो ये प्रमुख कॉमन बात आ रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। योग्यता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख किया गया है। तो पहली बात तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रपति के लिए 35 साल थी ना, वैसे की वैसी राज्यपाल के लिए भी 35 साल होनी चाहिए। राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का या वैधानिक प्रमुख था, इधर राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल है। तो दोनों की उम्र उधर राष्ट्रपति की और यहाँ राज्यपाल की कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 साल होनी चाहिए।
नंबर 3, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। न तो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए और न विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो राज्यपाल पद पर नियुक्त होने से पहले उनको जिस सदन का सदस्य है उस पद से त्याग पत्र देना होगा। तो तीसरी शर्त यह है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। चौथा, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पांचवा, वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ परंपरा यह भी है कि वो उस राज्य का निवासी भी नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ स्वच्छ परंपरा यही है कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेकर के सहमति से होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख के बीच में मतभेद न हो, यानी समन्वय तालमेल बना रहे। और केंद्र में जिस दल की सरकार हो उस दल से संबंध रखने वाला व्यक्ति भी किसी राज्य में अगर विरोधी दल की सरकार हो तो वह नियुक्त नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राज्यपाल होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति अपने अधिकार और शक्तियों का इस्तेमाल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तो अगर केंद्रीय सरकार या केंद्र सरकार के इशारे पर अगर राष्ट्रपति सब किसी राज्य में जिसमें केंद्र में जिस दल की सरकार है उसे विरोधी दल की सरकार किसी राज्य में है, केंद्र के इशारे पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति उस राज्य में राज्यपाल के रूप में की जाएगी तो वो राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर काम करेगा। ऐसी स्थिति में वैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख के बीच में मतभेद रहेगा, समन्वय का अभाव रहेगा। तो इसलिए केंद्र में जिस दल की सरकार हो किसी राज्य के अंदर उस दल के विरोधी दल की सरकार हो तो ऐसी स्थिति में केंद्र से ताल्लुक रखने वाले दल के व्यक्ति को उस राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं करना चाहिए, जिससे क्या है शासन व्यवस्था अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल सके। नहीं तो क्या होता है, कभी कभार राज्यपाल अपने अनुच्छेद 356 यानी अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकता है। इससे पहले करीबन 80-90 के दशक तक 80 के दशक तक ये ज्यादा इनका दुरुपयोग होता था अनुच्छेद 356 का। उसके बाद में न्यायिक सक्रियता की वजह से अब इनका इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। तो इसलिए केंद्र में जिस दल की सरकार हो उस दल के व्यक्ति को या उस दल से संबंध रखने वाले व्यक्ति को विरोधी दल जिस राज्य में है जिनकी सरकार है वहां नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये तो थी राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं। अब देखो राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल कितने साल के लिए नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल अनुच्छेद 156 में है। राज्यपाल के कार्यकाल के संदर्भ में जानकारी दी गई है किसमें, अनुच्छेद 156 में। आमतौर पर राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन अनुच्छेद 156 फर्स्ट में यह भी कहा गया है या यह भी व्यवस्था है कि राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, यानी राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति चाहेगा तो उनको हटा भी सकता है, राष्ट्रपति चाहेगा तो एक राज्य से दूसरे राज्य में उनको ट्रांसफर भी कर सकता है। और राज्यपाल अपना जो इस्तीफा है अगले अनुच्छेद 156(2) में किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। तो ये तो हो गया राज्यपाल का। अब इसमें देखो प्रश्न आ जाए कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है या राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल की भूमिका क्या है या राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में समझाइए। तो सबसे पहले राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल को शपथ, राज्यपाल पद की योग्यताएं, राज्यपाल का कार्यकाल और राज्यपाल का इस्तीफा या त्याग पत्र। तो इस प्रकार ये प्रमुख स्वच्छ परंपराएं हैं। कौन कौन सी प्रश्न ये भी आ सकता है इस पार्ट के अंदर, 2 नंबर का भी प्रश्न है और ये प्रश्न 6 नंबर का है। तो राज्यपाल पद की कोई 2 योग्यताएं लिखिए, ऐसा 2 नंबर का प्रश्न बनता है। या राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए, तो 6 नंबर का भी प्रश्न बन सकता है। तो इनको अच्छी तरीके से आपको याद करना है। अब अपन बढ़ते हैं राज्य कार्यपालिका के प्रमुख
कार्य है। इसमें देखो हाँ, तो देखो राज्यपाल की शक्ति और कार्य के अंदर पहला कार्य है कार्यपालिका संबंधी शक्ति या कार्य। कार्यपालिका संबंधी शक्ति में देखो राज्य की कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो इसमें देखो राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल होने के नाते कार्यपालिका संबंधी शक्ति और कार्य है वो किसमें निहित होते हैं? राज्यपाल में निहित होते हैं। अब कार्यपालिका संबंधी कार्य में राज्यपाल देखो क्या क्या करता है। पहला कार्य इसका है कि वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उनको मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। विशेष परिस्थितियों में वो अपने सहविवेक शक्ति का इस्तेमाल करता है। विशेष परिस्थितियां कब पैदा होती हैं? कि जब विधानसभा में किसी दल को पूर्ण स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब वो अपने सहविवेक शक्ति का इस्तेमाल करता है, यानी विवेक का इस्तेमाल करते हुए किस दल को सरकार बनाने का न्योता देना है, किसके नेतृत्व में सरकार बनानी है, उनके लिए वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। नहीं तो सामान्य परिस्थितियों में, यानी जब कोई भी राजनीतिक दल विधानसभा में बहुमत प्राप्त कर लेता है तब उनको सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता निभानी पड़ती है। यानी विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता चुना जाएगा विधायकों के द्वारा, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करेगा। तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति में उनका पहला कार्य है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो पहला कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने के बाद मुख्यमंत्री का पहला कार्य है कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से परामर्श करके अन्य मंत्रिपरिषद में जो मंत्री है उनको नियुक्त करते हैं, यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री को जो शपथ है मंत्रिपरिषद के सदस्य और मुख्यमंत्री को राज्यपाल ही दिलाता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद में उनसे परामर्श करके वो क्या करते हैं? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। दूसरा कार्य वह अधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग, अधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इनके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। तीसरा कार्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में, यानी राज्य के जो हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति है उस नियुक्ति में राज्यपाल राष्ट्रपति से परामर्श करता है, यानी राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करके ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो एक ये भी कार्य है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श देता है। संबंधित राज्य का मतलब है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो उस राज्य के राज्यपाल से राष्ट्रपति क्या करेगा? परामर्श देगा, परामर्श देता है। चौथा कार्य देखो राज्य सरकार के कार्य के संबंध में नियमों का निर्माण करता है, यानी राज्य सरकार के शासन व्यवस्था या शासन संचालन या किसी भी कार्य के संबंध में कोई नियम नीतियां बनाई जाती है तो उनकी निर्माण में भी राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे विधायी कार्य में अपन पढ़ेंगे आगे कि विधान परिषद के द्वारा पारित जो विधेयक है उनको राज्यपाल स्वीकृति देता तब वो जाकर के अधिनियम बनता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण नियम नीतियों का निर्धारण में भी राज्यपाल का महत्वपूर्ण अहम योगदान होता है। उसके बाद अगला पांचवा कार्य देखो मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है, यानी मंत्रियों के बीच में कार्यों का विभाजन करना, उनके विभागों को बांटना, ये कार्य भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। छठा कार्य देखो मुख्यमंत्री से शासन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में सूचना प्राप्त करता है, यानी शासन संचालन करने के संबंधित जो भी विषय होते हैं उनके बारे में राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करता है और मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचना उनको उपलब्ध करवाए। अगला कार्य है वह मुख्यमंत्री को किसी भी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार के लिए रखने को कह सकता है, यानी मंत्रिमंडल का कोई मंत्री अगर कोई निर्णय लेता है उस निर्णय के ऊपर सामूहिक विचार विमर्श के लिए वो मंत्रिमंडल के समक्ष विषय को रखवा सकता है। तो मुख्यमंत्री का यह भी कर्तव्य बनता है कि किसी व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के समक्ष रखवाने योग्य अगर है तो उनको रखवाया जाए, और रखवाने के लिए कौन कह सकता है? राज्यपाल
कह सकता है। अगला कार्य देखो, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। यानी राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं उनको पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। पद का मतलब जिस पद पर है कर्तव्यनिष्ठता की, और गोपनीयता का मतलब है कि कुछ बातें जो सार्वजनिक करने की नहीं होती है, उनको गुप्त रखने की होती है। दो प्रकार की शपथ यानी एक प्रकार की कसम होती है, उनको राज्यपाल दिलाता है और उनको त्याग पत्र स्वीकार करता है। और मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री अगर अपना इस्तीफा देना चाहता है तो किसको देगा? राज्यपाल को देगा, और राज्यपाल ही उनके इस्तीफे को स्वीकार करता है। तो ये तो हो गई राज्यपाल की कार्य संबंधी शक्ति या कार्यपालिका संबंधी कार्य है। अगला कार्य है विधेयी कार्य या विधेयी शक्तियां। विधेयी विधि निर्माण से संबंधित वो क्या क्या करता है? तो पहला देखो, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का या राज्य व्यवस्थापिका का एक महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। यानी राज्यपाल को राज्य की व्यवस्थापिका से अलग नहीं किया जा सकता है। क्यों? कि राज्य व्यवस्थापिका का पहला कार्य है विधि निर्माण का कार्य, कानून बनाने का कार्य है। कानून तभी बनता है जब राज्य की विधानसभा या विधान परिषद द्वारा पारित या दोनों सदनों से पारित जो विधेयक है उनको जब राज्यपाल स्वीकृति देगा तब जाकर के वो कानून बनेगा। तो इसलिए राज्यपाल की जब तक स्वीकृति नहीं मिलती तो वो अधिनियम नहीं बनता है। तो अविभाज्य अंग है राज्यपाल, राज्य व्यवस्थापिका का क्या है? अविभाज्य और महत्वपूर्ण अंग है। राज्य विधान मंडल या राज्य व्यवस्थापिका के कितने अंग है? 3, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, 2 सदन और राज्यपाल तीसरा इसका अंग है। तो अविभाज्य अंग है, यानी इनको राज्य की व्यवस्थापिका या राज्य की विधानमंडल से अलग नहीं किया जा सकता। अब देखो विधेयी कार्य में इसका पहला कार्य क्या है कि वे व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है। व्यवस्थापिका का अधिवेशन, राज्य व्यवस्थापिका का अधिवेशन राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है, केंद्रीय व्यवस्थापिका का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और सत्रावसान करता है यानी स्थगित करता है, लंबे समय तक अनिश्चित काल के लिए जो स्थगित किया जाता है वो भी राज्य व्यवस्थापिका के अधिवेशन को कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। सत्रावसान का मतलब अनिश्चित काल के लिए जो स्थगित की जाती है वो सत्रावसान कहलाता है। और आरंभ या आहूत करने का मतलब अधिवेशन की शुरुआत। सदन विधानमंडल की पहली बैठक में वो क्या करता है? बैठक को संबोधित करता है। तो अधिवेशन बुलाना और सत्रावसान करना ये काम किसका है? राज्यपाल का। दूसरा कार्य है विधानसभा को भंग कर सकता है, यानी समय से पूर्व विधानसभा को भंग राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब देखो कई बार क्या होता है कि विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और गठबंधन की सरकार बनने की स्थिति भी पैदा नहीं होती, यानी जो राजनीतिक दल है वो गठबंधन बनाने की स्थिति में नहीं होते हैं, अलग अलग विचारधारा वाले होते हैं, उसमें जब एकजुटता का अभाव होता है तब गठबंधन नहीं बनता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राज्यपाल के पास में 2 ही चारा बचता है। एक तो या तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, या दूसरा ये बचता है कि विधानसभा भंग भी की जाए। लेकिन चुनाव होने के तुरंत बाद विधानसभा को भंग नहीं किया जाता, क्योंकि वापस चुनाव विधानसभा भंग होने के बाद में चुनाव करवाने होते हैं, और चुनाव करवाने के बावजूद गठबंधन जो लगभग विधानसभा जो सीटें मिलती है ज्यों की त्यों बनी रहती है। ऐसी स्थिति में वापस सरकार बनने की स्थिति पैदा नहीं होती। ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। या समय से पूर्व अगर विधानसभा को भंग करना है तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करके, और मुख्यमंत्री को जो विधानसभा में बहुमत होगा उस आधार पर ही वो राज्यपाल से समय से पहले विधानसभा को भंग करवा सकता है। तो विधानसभा को भंग भी कर सकता है। आम चुनाव के बाद में विधानमंडल की पहली बैठक को संबोधित करता है, यानी विधानसभा चुनाव होने के बाद में, नतीजे आने के बाद में विधानसभा की जो पहली बैठक होती है उनको वो संबोधित करता है। और 2 सदन तो विधानमंडल की बैठकों को भी संबोधित करेगा। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है, यानी राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से कोई भी विधेयक जब पारित हुआ है तो अधिनियम तभी बनेगा जब राज्यपाल उनको क्या करेगा? स्वीकृति देगा। तो स्वीकृति आवश्यक है राज्यपाल की। अगला विधेयक कार्य में देखो, यदि राज्य के विधान मंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। यानी राज्य विधानमंडल का अधिवेशन जब नहीं चल रहा है इस स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, और ये अध्यादेश 6 सप्ताह तक प्रभावी होता है। यानी विधानमंडल के द्वारा पारित जो अधिनियम होता है जितने प्रभावी होते हैं ना, वैसा का वैसा ये राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश होता है। ये 6 सप्ताह तक प्रभावी होता है।
और विधानमंडल इस प्रस्ताव को अगर 6 सप्ताह से पहले अस्वीकार करती है तो वो उसी दिन से समाप्त माना जाएगा। और राज्यपाल अध्यादेश जारी करने से पहले कुछ परिस्थितियों में उनको राष्ट्रपति से परामर्श सलाह मशविरा भी करनी आवश्यक होती है। राष्ट्रपति से परामर्श करने के बाद वो अध्यादेश जारी करता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। उसके बाद में इनका अगला कार्य है, राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है। यानी जिन जिन राज्यों के अंदर विधान परिषद यानी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है तो उन राज्यों की विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, जो साहित्य, कला, सहकारिता, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष जो ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होते हैं उनको। और राज्य की विधानसभा में अगर आंग्ल इंडियन समुदाय के व्यक्तियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत करता है विधानसभा के अंदर। तो ये तो हो गई राज्यपाल की विधायी शक्ति। अगली अपन पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में देखो, राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष आय व्यय का लेखा जोखा यानी बजट प्रस्तुत करवाता है। यानी राज्य की विधानसभा में प्रति वर्ष राज्यपाल बजट पेश करवाता है। नंबर 2, वित्तीय कार्य में देखो, विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही धन विधेयक पेश किया जाता है। यानी धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो राज्य की विधानसभा में पेश किया जाता है। विधानसभा में पेश करने से पहले राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। दूसरा कार्य ये हो गया। अगर राज्यपाल उनको स्वीकृति नहीं देता या स्वीकृति के बिना विधानसभा में पहले पेश किया नहीं जाएगा कौन, धन विधेयक को। तीसरा कार्य, राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। अनुदान से संबंधित कोई मांग की जाती है व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा तो उसमें राज्यपाल की स्वीकृति जरूरी है, अनुमति जरूरी है। चौथा, राज्य की जो संचित निधि होती है वो राज्यपाल के नियंत्रण में या राज्यपाल के अधिकार में होती है। यानी संचित निधि से जो धन निकासी की जाती है उसमें राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। तो ये तो हो गए वित्तीय कार्य राज्यपाल के। उसके बाद में अगला है न्यायिक कार्य। संविधान का अनुच्छेद 161 के अनुसार विधि के विरुद्ध जो व्यक्ति कोई अपराध करता है, अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड मिला है, उस दंड को राज्यपाल क्या कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है या उसके जो सजाएं हैं, जो दंड मिला उनको बदल सकता है या उन्हें समाप्त कर सकता है। ये न्यायिक कार्य में पहला कार्य तो ये आ जाएगा। दूसरा, वे लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन भी प्राप्त करता है। और तीसरा, राज्य का प्रशासन संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार अगर नहीं चल रहा है तो उस राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की केंद्र सरकार से या केंद्रीय मंत्रिमंडल से मांग कर सकता है। यानी संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। अगला, राज्यपाल राज्य में कुलाधिपति होने के नाते, यानी राज्य का कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो कुलाधिपति होने के नाते राज्य के जो विश्वविद्यालय है उन विश्वविद्यालयों में कुलपति की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी। और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, क्योंकि केंद्रीय कुलाधिपति राष्ट्रपति होता है और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसी प्रकार राज्यपाल कुलाधिपति होने के नाते राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है और उनको पद से हटाता भी है। इसके अलावा अगला देखो, कुलाधिपति की नियुक्ति करता है और उनको हटाता भी है। तो ये तो हो गए इसके क्या, न्यायिक कार्य है। अगला है विविध कार्य, अन्य कार्य। यानी इसके अलावा और क्या क्या करता है कि विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन करता है। विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन करने का मतलब है
कि विधानसभा में किसी एक दल को पूर्ण स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में कौन से दल को सरकार बनाने का न्योता देना है, किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करना है। तो ये विशेष परिस्थितियां जब आधे से एक ज्यादा सीट नहीं मिलती ऐसी स्थिति में पैदा हो जाती है। और विधानसभा को भंग करना है तो ये भी कभी कभार ऐसा भी होता है कि समय से पूर्व विधानसभा को भंग करने की भी स्थिति आ जाती है। ऐसी स्थिति में विधानसभा को भंग भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और मुख्यमंत्री से वो किसी विषय पर सूचना भी प्राप्त कर सकता है और राष्ट्रपति को राज्य के संवैधानिक प्रशासन की या संवैधानिक तंत्र की सूचना भी देता है। और विधानमंडल के द्वारा पारित जो विधेयक है उनको अस्वीकार करना है और वापस संशोधन किए बिना अगर वापस राज्यपाल को भेजा गया है तो ऐसी स्थिति के अंदर वो विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भी भेजता है। तो ये इसके अलावा विविध अन्य कार्य भी राज्यपाल के हो गए। तो अब देखो ये राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया वाला टॉपिक आज अपने पढ़ा। अगला अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे राज्य की वास्तविक कार्यपालिका। ये तो संवैधानिक कार्यपालिका की बात की थी अपन। वास्तविक कार्यपालिका का मतलब होता है कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका या संवैधानिक कार्यपालिका या वैधानिक कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका या संवैधानिक कार्यपालिका राज्यपाल और वास्तविक कार्यपालिका जिसके अंदर मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री, ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।